नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन लेक्चर्स के थ्रू हम तो क्वेश्चंस के थ्रू अपनी जो पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा और इनके थ्रू टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। इन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको पॉलिटी की कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक है जी। अब आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बनता है। तो ये बात कही थी सर बी आर अम्बेडकर सर ने, बाबूराव अम्बेडकर ने। इनको भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो क्या बनता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डीपीएसपी है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है। आप इन तीन चीजों के अंदर आपको पहली बात तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स है ना जो, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर है। कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन से पार्ट्स के अंदर है, ये आपके पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है? ये बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। थर्ड जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो क्या बनता है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके लिए कहां से गए? तो फंडामेंटल राइट्स आपके यूएसए से लिए गए। फोर्थ जो क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से शुरू होकर कौन से आर्टिकल के ऊपर खत्म होते हैं? तो सर कहां से? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है कि, क्या पूछा जाता है फिफ्थ क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंदर ऐसे करता है कि कुछ आर्टिकल्स की डेफिनेशन दे देगा या फिर आपको आर्टिकल दे देगा, और देन आपसे पूछता है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 से 18 सबसे पहले। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18, इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर आपकी इक्वलिटी की बात की गई है। ये कितनी सुंदर फोटो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की है, देख रहे हो? इतना ही सुंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आर्टिकल नंबर 14 से 18 आपकी इक्वलिटी की बात करता है। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, क्या? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 कहता है जी, अबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। इसका मतलब है कि आप छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है सर। दूसरा, आप आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? टाइटल अबोलिशन। टाइटल अबोलिशन का मतलब है कि आप सिर्फ, जैसे आपने पीएचडी किया तो डॉक्टरेट,
जैसे आप अपने नाम के आगे राजा महाराजा जैसी उपाधि नहीं लगा सकते, ठीक है। जो आपने गेन किया, जैसे क्या, जैसे लेफ्टिनेंट, गवर्नर, ये चीजें आपने गेन किया, लेफ्टिनेंट फलाना फलाना। और अगर आपने पीएचडी को ये तो डॉक्टर कुलदीप कुमार, इस तरीके से आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब आर्टिकल नंबर 19 जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 आपका फ्रीडम से रिलेटेड है, फ्रीडम से रिलेटेड है। अब फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आपकी 6 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। कितने टाइप्स की? 6 टाइप्स की, ठीक है सर। कौन कौन सी? आइए एक बार देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरी आपकी बात की गई है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हो। अगर मूवमेंट की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी मूव कर सकते हो इनसाइड कंट्री, और आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हो, रेजिडेंस की बात की गई। और आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा। तो ये 6 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 21 जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए वैसे तो सभी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 21 है, ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीआईपी आर्टिकल्स बोलते हैं वो हो जाते हैं, कि ये बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? आर्टिकल नंबर 21 है आपका राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ है, इस आर्टिकल नंबर 21 के बारे में जो आपको खास बात याद रखनी है वो क्या है? वो ये बात है कि ये जो आर्टिकल नंबर 21 है आपका कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे इमरजेंसी लगे, चाहे कुछ हो। आर्ट आपका जो राइट टू लाइफ है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए नेवर एंड इन इमरजेंसी, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 21 ए, आर्टिकल नंबर 21 ए क्या है? एक बात पे नोट देना, ध्यान देना कि जो 21 ए जो लगाया गया है ये बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि आपके संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल मेंशन नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, ठीक है। अब बाद में जोड़ा गया तो है क्या इसके अंदर? इसके अंदर राइट टू एजुकेशन है आपका, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब जोड़ा कब गया सर? ये आपका जोड़ा गया था, आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2002 के अंदर, तब ये जोड़ा गया, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 23 और 24, इसके अंदर क्या मेंशन सर? इसके अंदर है सर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अंदर क्या आता है सर? कि आपकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो चिल्ड्रन की लेबर है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्या सर? चाइल्ड लेबर, ठीक है सर, इनको बैन किया गया। अब आर्टिकल नंबर 32 आपका क्वेश्चन भी है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या याद रखना है आपको? अब जो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर,
वो यहाँ, ये मैं यहाँ बताता हूँ। आर्टिकल नंबर जो 32 होता है ना, इसके अंदर, इसके अंदर क्या, जो आपका कोर्ट है वो 5 टाइप्स की रिट जारी करता है, ये आपको याद रखना है। कितनी? 5 रिट्स। कौन कौन सी करता है? नंबर 1, हैबियस कॉर्पस। नंबर 2, मैंडेमस कॉर्पस, मैंडेमस। नंबर 3, प्रोहिबिशन। नंबर 4, सैरिटोरी। नंबर 5, क्यू वारंटो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली ए, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट और मोरल। तो आपका अभी लीगल राइट बनाया गया, आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर है अभी ये। इसको रिमूव फंडामेंटल राइट से कब, 44th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुआ था, वहां से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है सर। अब विच आर्टिकल रिलेट टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 17। ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं सीजे 2019 और सीडीएस 2017 के अंदर। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिया, देख लेना एक बार। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। वो इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये कौन से पार्ट के अंदर है, ये आपके पार्ट नंबर 4 के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, ये कहां से लिया गया सर, ये आपका लिया गया आयरलैंड से। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या, ये नॉन जस्टिसेबल है। हाँ, ये पॉइंट ऊपर वाले फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड कीजिए, ये सर जस्टिसेबल है। आप इसको अंदर कोर्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो, और ये नॉन जस्टिसेबल है क्या। ठीक है, डीपीएसपी। अब इसके अंदर और क्या पता होना चाहिए आपको, अगली चीज, अगली चीज ये है सर, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 पर आपके समाप्त हो जाते हैं, 36 से शुरू होते हैं। इससे आगे जो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए क्या, आर्टिकल नंबर 39 ए। आर्टिकल नंबर 39 ए क्या है, फ्री लीगल एड, कानूनी मदद फ्री मिलेगी आपको 39 ए के अंदर। आर्टिकल नंबर 40 आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 44, इसके अंदर क्या है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सभी के लिए एक ही कानून होगा।
देखिए 4 4 तो बराबर है, सेम सेम है, तो सभी के लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसके अंदर की गई है। आर्टिकल नंबर 48A एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है, एक आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर 48A के अंदर क्या है, एनवायरमेंट और जो आपकी वहां पे रहने वाली जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 क्या है सर? सेपरेशन ऑफ पावर। अब पावर सेपरेशन क्या होती है सर? पावर सेपरेशन का मतलब है कि जुडिशियरी को आप एग्जीक्यूटिव से अलग कर रहे हैं। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 क्या है सर आपका? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है। अब यहां पे बात खत्म होती है डीपीएसपी की। अब डीपीएसपी खत्म होने के बाद ठीक है, कुछ जो भी याद आएगा हम उसको इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, यहीं पे लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो कौन से पार्ट की बात करते हैं? पार्ट नंबर 4A की। 4A का मतलब है कि बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो आपके कौन से आर्टिकल के अंदर? 51A के अंदर। ये बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात जो पता होनी चाहिए, कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है। अब ऐसे तो लिया नहीं गया होगा कि सीधा गए और उठा गए, किसी ने तो इनको रिकमेंड किया होगा कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सरदार सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसके सिफारिश के ऊपर लिया गया था इसको, इसके ऊपर सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, अब लेकिन अभी की बात करें तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एक आपकी प्लस हुई वो कहां से जुड़ी? ठीक है, ये जुड़ी थी आपकी सर, जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर, वहां से इसको जोड़ा गया था। ये भी नॉन जस्टिसेबल और कैसी है सर? नॉन जस्टिसेबल है, इनको मानना आपका नैतिक कर्तव्य है। कैसे कर्तव्य है सर? नैतिक कर्तव्य। ठीक है, अब और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में सर? इसके बारे में हाँ, इसके अंदर ऐड करो। डीपीएसपी का जो एम होता है वो क्या होता है? वेलफेयर स्टेट, स्टेट वेलफेयर।
ये वेलफेयर स्टेट की बात, ठीक है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए और कि क्या पता होना चाहिए, को और पता होना चाहिए सर। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को आपका सस्पेंड कौन कर सकता है? आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको सर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कौन कर सकता है सर? प्रेसिडेंट कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर भी आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 आपका एक्सेप्शन है, इनको नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 को रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं। एक आर्टिकल नंबर 29 और 30, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर क्या है? आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर माइनॉरिटी को एजुकेशन इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के एजुकेशन इंटरेस्ट का मतलब है कि, एक बार लिखिए फिर बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, माइनॉरिटी के इसके अंदर सब मिनियोरिटी के एजुकेशन इंटरेस्ट है, मिनियोरिटी के एजुकेशन इंटरेस्ट। ये बात आपकी यहां से कंप्लीट हो गई। एक जो मेजर फर्क आपको देखना ध्यान रखना है, क्या? इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल जो आपके राइट्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी हमेशा रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी। और और क्या है इसके अंदर? हाँ, और इम्पोर्टेंट है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल नंबर 226 के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, बट डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते। एक आर्टिकल नंबर 51 के, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सर 6 से 14 साल के जो बच्चे उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एजुकेशन के बारे में कंपलसरी एजुकेशन, कैसी कंपलसरी। और इतनी चीजें पता दोगे? अब थोड़ा सा और जानिए, थोड़ा सा क्या जानिए, जो आपके जो आई अमेंडमेंट हुआ था ना, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे सर? 5 सब्जेक्ट्स आर ट्रांसफर्ड। कौन कौन सा? एक एजुकेशन, दूसरा आपका फॉरेस्ट, तीसरा आपका प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, चौथा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
आपका वेट और मेजर फिफ्थ। ठीक है सर। स्टेट से कॉन्क्रुएंट लिस्ट के अंदर चले गए थे सर। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। अब एक क्या हुआ था इसके अंदर सर, इसके अंदर एक ये हुआ था, जो लोकसभा का टेन्योर है आपका, वो 5 साल से 6 साल का किया गया, कर दिया था। अब दोबारा से इसको 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई उसके अंदर फिर से दोबारा इसको 5 साल का किया गया। ठीक है। अब कि आपके जो 4 DPSP है वो नए जोड़े गए थे, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। चार नई DPSP जोड़े गए। ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 39 है वो चिल्ड्रन की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आर्टिकल नंबर 39A आपका जोड़ा गया था। क्या है 39A के अंदर? फ्री लीगल एड। ठीक है, जो कानूनी सहायता वो आपको फ्री दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 43A के अंदर क्या है? इंडस्ट्री के मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्री आपकी उसके मैनेजमेंट में वर्कर की साझेदारी होगी। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स की साझेदारी होगी। आर्टिकल नंबर 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का है। ठीक है। अब इसने क्या किया था, एक इसने जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, उनके जो जुडिशियल रिव्यू है की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश की गई। यहीं पे नोट डाउन कीजिए, देखो यहाँ पे कीजिए। एक इसने क्या किया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश की। जिसको जो आपका बाद में एक मिनर्वा मिल केस हुआ था, जिसको मिनर्वा मिल केस में क्या पलट दिया गया। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्या जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है?
मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज, यहाँ पे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। 1980 के अंदर जो मिनर्वा मिल केस हुआ था, एमएम केस हुआ था, उसके अंदर इस बात को कहा गया था 1980 के अंदर। जो 1980 के अंदर क्या जजमेंट आई थी, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था इसको। क्या? एक कैबिनेट एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, ये किसने कहा था? ये 42, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। नहीं, जो एक मिनट, नहीं इसको नहीं किया। पार्लियामेंट के पास जो संविधान बदलने की जो पावर थी ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इसको। एक क्वेश्चन बनता है, जो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसको रेक्टिफाई किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, एक राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर आर्टिकल नंबर 301 के अंदर रख दिया गया। इसको अब लीगल राइट बना दिया, और ये फंडामेंटल राइट्स होता था ये। हाँ, तुमने 44 के अंदर है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सरोन सिंह कमेटी। हाँ, तो एक चीज इसके अंदर, कुछ चीजें और नोट डाउन कीजिए। क्या और क्या हुआ था इसके अंदर? इसके अंदर हुआ था कि एक जो वर्ड होता था आपका इंटरनल डिस्टरबेंस, हाँ साहब जी, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट होता था ना, वो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इमरजेंसी भगा देता था, तो उसको अब चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि अगर ऐसा होगा तो ये इमरजेंसी भगा सकता है। और इसके अंदर एक जो चेंजमेंट हुआ, क्या, अब जो इमरजेंसी भगाएगा वो रिटन एडवाइस दी जाएगी, जो आपकी रिटर्न रिकमेंडेशन होगी ना, वर्बाजी बोलने पर नहीं भगाएगा। इसकी कैबिनेट की, आपकी इमरजेंसी भगा देगा। अब आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 तो कभी सस्पेंड हो गए नहीं। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्या चीजें आपको याद रखनी है? एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर आपका लोकसभा का टेन्योर दोबारा से 6 साल से 5 साल का दोबारा कर दिया गया था। जो आपका 6 साल का था उसको हटा के 5 साल ही कर दिया गया था। और क्या करना है इसके अंदर आपका क्योरम, ये क्या है थे, क्योरम का मतलब क्या होता है कि आपके जो क्योरम को रिस्टोर किया है इन्होंने कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके अंदर 1/10 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी कार्यवाही शुरू की जाएगी। एक इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना, जो उसको क्या गया 10 से 11 कर दिया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर। एक और इसके अंदर क्या किया गया चीज, इसके अंदर आपकी जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बहुत बार, तो पुलिस में भी आया। ये किस में होता है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका 1989 के अंदर। एक क्वेश्चन लास्ट इसके अंदर और कर लीजिए कि जो आपका पंचायती राज है किस अमेंडमेंट से आया? ये आपका आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। तो इतना ही कर लीजिए, इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। धन्यवाद।